तो डॉक्टर साहब ने बताया ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बताया कि आज रमज़ान का महीना है, रात के 4:30 बजे हैं, हमको इनको गुस्ल भी देना है। जुमा का दिन था, 15 मार्च जुमा का दिन था। मैंने बताया इसको सिटी सारी लगा दो ताकि जो हम कफन दफन करेंगे ब्लड नहीं निकलना चाहे उस टाइम, फिर और एक ये हो जाएगा। उन्होंने बताया ठीक है, कर दिया। उन्होंने चीज लगा दी, यहाँ से भी लगा दी, ये जो ये गला काटा था उसको भी लगा दी, यहाँ से भी लगा दी, हर जगह उन्होंने लगा दी। अब मैंने उसको बताया, डॉक्टर साहब जो वहां पे था, मैंने उसको बताया डॉक्टर साहब हमको एक एम्बुलेंस दे दो, हम आप पेशेंट को घर ले जाएंगे, आप एम्बुलेंस को फोन करो। उन्होंने वहां से बताया कि वो नर्स वहां से दौड़ते दौड़ते आ गई, वो इंचार्ज है वहां पे, क्या उसकी अथॉरिटी है मुझे नहीं पता है। वो दौड़ते दौड़ते आ गई और उसने बताया, लिसन हेलो मिस्टर, ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसका प्रोटोकॉल है, जो ही पेशेंट की डेथ होती है उसके बाद हम एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये तस्वीरें देख के आपने अंदाजा लगाया होगा कि बात किस पे हो रही है। पारिस हॉस्पिटल जिस पे आपको पूरी निगाह बनी हुई है, आपने पहले ही देखा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे डेलीगेट से वाबस्ता कुछ लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान लोगों ने पास हॉस्पिटल पे इल्ज़ाम लगाया कि उनका लखते जिगर वहाँ पे एडमिट था और जिसकी मौत वहाँ पे वाक़ा हो गई। हमारी ज़ाती तौर पे किसी की दुश्मनी नहीं होती है, अलबत्ता बहसत एक सहाफ़ी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस नाइंसाफ़ी को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा जाए और उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस पे कार्रवाई कर सकती है। अलबत्ता ये चीज़ें लाजमी है अवाम तक भी पहुँचाना, ताकि अवाम को भी ये साबित हो जाए कि जहाँ कहीं पे आपने जाना नहीं है वहाँ का रुख ना करें। अभी हम इस वक्त बैठे हैं रैनावारी श्रीनगर में, एक ऐसा एपिसोड आपको आज दोबारा देखने को मिलेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पे किस किस्म का ट्रीटमेंट होता है और एक पेशेंट को जो उसके साथ वाले होते हैं, तीमारदार होते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाता है, उन्हें कैसे इस बात के लिए माइल किया जाता है कि उनका पेशेंट किसी भी हालत में हॉस्पिटल में पहले एडमिट हो, उसके बाद उसका क्या हाल होता है। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 7 दिनों के लिए आप ये वादा करते हैं कि 7 दिनों के तक ये पेशेंट रहेगा हॉस्पिटल में और उसके बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखते कितने दिनों इस पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है और फाइनली उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। इन दिनों में क्या वाक़ात पेश आ जाते हैं हम आपको पूरा दिखाने की, तफसील सुनाने की कोशिश करेंगे और अवाम तक ये फैसला है कि क्या ये हॉस्पिटल यहाँ लोगों का इलाज होता है या रुपए हासिल करने का जरिया है ये खाली। आप से हम पहले जानना चाहेंगे, आप के क्या लगते थे, आपका रिश्ता क्या था उनसे जिन्हें इस अस्पताल में एडमिट किया गया था। आप पूरी तफसील बताइए कि क्या कुछ वाक़ा हुआ और किस तरह फाइनली क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे मामा जी थे जिनको हमने 19 फरवरी 2024 में हमने इनको पारस हॉस्पिटल हम लेके गए। इससे कबल 2 दिन इनको चेस्ट पेन आया था घर में, हमने इनको यहाँ शीरीन बाग हॉस्पिटल हम लेके गए। वहाँ से डॉक्टरों से रब्ता किया, बोला कि ऐसे डॉक्टर साहब इनको चेस्ट पेन हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि हम इनकी एंजियोग्राफी करेंगे तो उससे ये मसला ठीक हो जाएगा। ECG भी करवाए, बाकी टेस्ट जो किए सारे, उन्होंने हमसे ये कहा कि कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ये सारे टेस्ट जो करेंगे आप बेफिक्र रहें। तो हमने जी सारे टेस्ट करवाए। उसके बाद हमने डेट लिया एंजियोग्राफी का, तो दूसरे दिन हमारी एंजियोग्राफी वहाँ पे हो गई। जो ही एंजियोग्राफी का रिपोर्ट आ गया, वहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया कि आपके पेशेंट की 2 वेन ब्लॉक हो गई, इसी की वजह से इनको चेस्ट में पेन आ रहा है। तो आपसे जितना हो सकता है उतना जल्दी आप करें और उनकी CABG सर्जरी करवाए। हम दंग रह गए क्योंकि हमारा पेशेंट दिन भर, उस दिन जिस दिन हमने उसको हॉस्पिटल लिया,
बाइक चला रहा था पूरे दिन, और शाम को ये वाक़ा हुआ। फिर हम हॉस्पिटल गए। हमने बोला डॉक्टर साहब अब क्या करना है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इनकी CABG सर्जरी करें, बाईपास सर्जरी, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना आप करें, ताकि हमको ऐसा लगता है, जिन्होंने एंजियोग्राफी की थी वही डॉक्टर साहब हमसे बोल रहे हैं, जितना हमको लगता है कि आपके पेशेंट के मतलब कुछ भी हो सकता है, आप जितना जल्दी हो सकता है। हमने अपने जो भी रिलेटिव्स थे उनको बुलाया, बोला कि ऐसे मसला हो गया, डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं। फिर हम दोबारा गए डॉक्टर साहब के पास। हमने उसको बोला कि डॉक्टर साहब हम कहाँ जाए, आप ही हमको सजेस्ट करें कि हम कैसे अब इस बीमार को मतलब क्या इलाज करें। उन्होंने बताया आपको जल्दी करनी है, उस हिसाब से आप मेरे ख्याल से आप बाहर का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे सोच रहे थे कि हम जल्दी कहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो रिसोर्सेज आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन्होंने बताया कि वहीं जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहीं में से एक डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक नया हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल, वहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी ये सर्जरी कर सकते हैं। हमने बिला सोचे हम उठे, हमने इनसे ये रिपोर्ट्स मांग लिए, शीरीन बाग वालों से रिपोर्ट्स मांग लिए, और हमने उनको इंसिस्ट किया कि हमको एक CD बना के दे दें, जो हम वहाँ पे पारस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर साहब को दिखाएं, ताकि एक्चुअल बात क्या है। उन्होंने बेचारों ने दे दी, बोला ये CD है, आप बाजार से CD लेके आ जाओ, हम आपको CD बना के दे देंगे। ये 19 फरवरी की दिन की बात है। हमने CD उठाई और हम 5 बंदे उठे और हम गए पारस हॉस्पिटल। वहाँ हमने पूछा कि कौन से कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हम ये सर्जरी बाईपास सर्जरी कराते हैं। उन्होंने हमको दे दिया एड्रेस, फर्स्ट फ्लोर में जाओ, ऐसे वहाँ डॉक्टर साहब है, उनसे बात करें। हम जी डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से बताया डॉक्टर साहब ये मसला है, ऐसा हमारा पेशेंट है, इसकी ये कंडीशन है, आप ये देख लीजिए। हमने CD साथ लाई और ये टेस्ट है। डॉक्टर साहब ने अपना लैपटॉप खुलाया, वो CD डाल दी, बोला कोई बात नहीं, मैंने CD देख ली, ये कोई मसला नहीं है, आप एक काम करें, आप पेशेंट को यहाँ लाएं तो मैं ये सर्जरी कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐसी सर्जरियाँ की हुई है, आप पेशेंट को लाएं, ये कौन सा मसला है, हम यहाँ पे सर्जरी करेंगे। इसके साथ साथ हमारा दूसरा सवाल था, क्योंकि ये पेशेंट का बच्चा है, बेटा है, क्योंकि हमको पता था कि हमारे रिसोर्सेज भी क्या है, दैट वर वेरी वेरी लिमिटेड। हमने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब, चूँकि हम एक हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेशेंट को निकाल के यहाँ आएंगे, हमको आप बताएं बराबर कि हमारा कितना खर्चा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड है। क्योंकि ये जो पेशेंट था ये टायर पंचर का काम करता था, डॉक्टर साहब ने बताया, उसने पेन उठाया और प्लेन पेज पे हमको लिख के दे दीजिए, इसका हमने एक पैकेज बनाया है CABG सर्जरी का, कोरोनरी आर्ट बाईपास सर्जरी, इसका हमने पैकेज बनाया है 2,30,000, उसने प्लेन पेज पे लिख के दे दीजिए। बोला 2,30,000, और हाँ इस चीज़ के लिए भी आप तैयार है ना, ज्यूरिंग सर्जरी अगर मुझे लगे कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे एक बैलून डालना पड़ेगा, ये डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया, मुझे एक बैलून इंसर्ट करना पड़ेगा अंदर, जिसका कॉस्ट नियर अबाउट 30,000 to 40,000 होगा। उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहना, और मुझे ये अभी पता नहीं है कि मुझे वो डालना है कि नहीं डालना है, वो मुझे ज्यूरिंग सर्जरी पता चलेगा। हमने बोला डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, 2,30,000 ये हो गए पैकेज के, अगर आपको बैलून की भी जरूरत पड़ी आप बिना हमसे पूछे बैलून डाल देना, ताकि पेशेंट की कंडीशन ठीक रहनी चाहिए और पेशेंट ठीक होना चाहिए। बोला जी कोई बात नहीं, आप लाए पेशेंट को, शाम के इस टाइम 7:30। मैं मुदाखलत करना चाहूँगा कि जहाँ पे आपने सरकारी अस्पताल में लिया था पेशेंट को, तो वहाँ जहाँ आप कहते हैं कि वहाँ से हमने शिफ्ट करवा दिया पेशेंट को यहाँ पे जी, यहाँ पे सरकारी तौर पे मेरे हिसाब से चाहे कंडीशन कुछ भी हो, चाहे इमरजेंसी भी ऑपरेशन करना पड़े, तो वहाँ पे डॉक्टर साहिबान को ये जिम्मेवारी लेनी थी कि आप रखिए पेशेंट को। बहरहाल वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने आपने जल्दी में ये डिसीजन इस एतबार से लिया कि जब आपको कहा गया कि पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, तो आप मजबूर हो गए क्या? मैं मजबूर इसलिए हो गया, ये ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगे होंगे, हम 2 दिन वहाँ पे रहे थे, लेकिन 2 दिन हमारा पेशेंट, एक तो बेड होता है ना जिसपे पेशेंट लेटता है, उस पे नहीं था, वो व्हील चेयर पे बैठा था। एक साइड से वो हमको बता रही थी कि आपकी पेशेंट की कंडीशन खराब है,
दूसरे साइड से वहां पे बेड भी अवेलेबल नहीं था। वो सीधे हमको बता रहे थे कि यहाँ बेड भी नहीं है। दैट मींस हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम। फिर में ये पेशेंट का बेटा जो था, इसने वॉलंटरी VMS वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी से बेड खुद ब खुद लाया, वहां पे अपने आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, वहां से हमने बेड खुद वॉलंटरी लाया और उसी पे 2 दिन हमारा पेशेंट लेटा हुआ था। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि खाली पेशेंट को एक ही हार्ट में प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम और नहीं, कोई इश्यू नहीं था। क्योंकि आपको भी पता होगा, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको भी पता होगा जब भी कोई भी सर्जरी होती है, वेदर इट इज एंजियोग्राफी, वेदर एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी, सबसे पहले पेशेंट के सारे टेस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। वेदर द पेशेंट इज मेडिकली क्लियर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, उसके सारे चीजें देखी जाती है, LFT KFT, मतलब जो भी टेस्ट है कि पेशेंट की कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि जो सर्जरी के दौरान पेशेंट ही बिगड़ जा सकता है। सारे टेस्ट किए गए, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि खाली एक सर्जरी के लिए आपने वहां पे पेशेंट को एडमिट किया, बाकी कोई मर्ज उसमें नहीं था। और वहां पे भी आपको पूरा इत्मीनान दिलवाया गया कि डॉक्टर साहब का कहना है कि मैंने ये सर्जरी की है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, आप आराम से बैठिए। तो उसके बाद आप मुख्तसर से ये बताइए कि सर्जरी जब हुई उस टाइम क्या वाक़ा हुआ? डॉक्टर साहब को जो ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, ये कंडीशन है। उसने देखा, बताया, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने पेशेंट को देखा, हम पहुंच गए पारस हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने पेशेंट को देखा। डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं, मैं इस टाइम सर्जरी नहीं कर सकता हूँ। यानी कि जिस मकसद के लिए आपने लिया था वो मकसद वहां पे पूरा नहीं हो रहा है उस टाइम। हमने उनको ये बताया, डॉक्टर साहब पेशेंट में क्या बात है, क्या मसला है, कौन सी कंडीशन ठीक नहीं है, क्या कोई टेस्ट ठीक नहीं है? बोला नहीं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मॉनिटर लगा हुआ था, पेशेंट की सैचुरेटेड ऑक्सीजन इस टाइम कम है, दैट वाज 82 to 85 इन बिटवीन, एंड इट वाज गोइंग अराउंड 90, लेकिन 82 से था। मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या बात है? बोला पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, हम इस टाइम सर्जरी नहीं कर सकते। मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर क्या करेंगे? बोला सुबह करेंगे सर्जरी, आज रात हम इसको एडमिट रखेंगे। मैं करता सर्जरी, लेकिन पेशेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब क्या ठीक नहीं लग रहा है? ऑक्सीजन की लेवल इस टाइम कम है, 82, 85, 87 तक जा रही थी, क्योंकि हम सारे वहीं पे थे। बोला ठीक। हमने बोला फिर क्या करेंगे? बोला आज रात आप इधर ही रहो, मॉर्निंग में हम सर्जरी करेंगे, सुबह 8:30 बजे आप रेडी रहना। ये बात उसने साथ कही कि आप फाइनेंस डिस्कस कर लेना, वो चीज़ कैसे क्या करनी है, तो ठीक है, सुबह सर्जरी होगी। मेरा एक बड़ा भाई है, आधा घंटा हम बैठे थे, उसने डॉक्टर साहब से ये बताया, डॉक्टर साहब फिर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब हम सर्जरी जो हमको सुबह करनी है तो आज ही करेंगे, अब हम आए ही हैं, तो ऑक्सीजन ये भी कांस्टेंट 90 के आसपास है, तो आप सर्जरी, डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, मैं सर्जरी आप सुबह करूंगा, मुझे मेरे तजुर्बे के हिसाब से पेशेंट ठीक नहीं है। ठीक क्या नहीं था कि सैचुरेशन वाज 82 to 85, 87। हमने एक्सेप्ट कर लिया, बोला डॉक्टर साहब ठीक है, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि सुबह करेंगे। मैं बजाते खुद मैं अपना कहूँगा, मैं पारस हॉस्पिटल से शाम के 10:30 बजे वहाँ से निकला, 10:30 बजे पेशेंट को इन्होंने ऊपर ICU में डाल दिया, पेशेंट बैठ गया, उसके सारे कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, बेड पे रख दिया पेशेंट को। मैंने उसको बताया, इवन कि मैं ये भी कहूँगा ऑन रिकॉर्ड, मैंने पेशेंट को एक छोटा मोबाइल दे दिया, क्योंकि वो मुझे मेरा मामा बता रहा था कि अगर मुझे यहाँ बाथरूम की भी जरूरत पड़ेगी, क्या आप लोग अंदर नहीं आओगे? मैंने उसको बताया कि नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने बताया कि ICU में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अंदर। मैंने उसका एक छोटा मोबाइल था, मैंने बाहर से वो खुद जेब में लाया, मैंने उसकी कमर के नीचे उसको रखा, बोला मामा जी अगर अच्छा इवन इफ यू रिक्वायर, मतलब अगर आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी तो आप इस छोटे फोन से हमको फोन कर लेना, हम बाहर बैठे हुए हैं। उसने बोला ठीक है, मैं फोन करूंगा आपको, तो जब मुझे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नर्स, वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर, एक नर्स और एक मेल अटेंडेंट, डॉक्टर साहब ने बोला रात भर इनको यहीं रखना है। तो उसने न फोन किया न कुछ किया। मैं 10:30 बजे वहां से चला गया, मैंने उसको बोला मैं अब यहाँ नहीं आ सकता, ये नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा दूसरा भाई है, ये वहां बैठ गया, और ये इसका बेटा है, और मेरी माँ थी। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से सूप आ गया, बोला इसको सूप दे दो पेशेंट को। इसको ये भी बोला गया है कि आप अपने हाथ से दे दो। मैं चला गया था हॉस्पिटल से, इन्होंने पेशेंट को, इसने अपने हाथ से खुद दिया, सूप दिया है, सूप खत्म हुआ है, और अचानक सूप पीने के बाद पेशेंट पीछे चला गया, पेशेंट पीछे चला गया, और
स्टार्ट। मेरे जाने के बाद जो ही मैं 10:30 बजे वहाँ से निकला, उसके बाद ये मेरा भाई था, ये वहीं पे था पेशेंट के सामने। उसके बाद क्या हुआ तो ये आप बता सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या रही। जो ही निकला 10:30 बजे तो मैं अपने अंकल के पास गया। उन्होंने बोला कि इसको सूप दे दो, मटन का सूप। मैंने सूप दे दिया तो इसने सूप पिया। बोला, मैंने उसको बोला कि थोड़ी रोटी खाओ। उसने थोड़ी रोटी ले ली। उसके बाद मैंने उसको बोला अगर आपको यूरिन आएगा तो मुझे बोलना। फिर एक सिस्टर आई थी, उसने एक केन लेके आई थी। बोला इसको आप यूरिन करो, प्लास्टिक का केन। इसने बोला मैं इसमें नहीं करूँ क्योंकि उसकी शर्म व हया बहुत ज़्यादा थी। मैंने उन सिस्टर को बोला आप जाओ यहाँ से, ये आप केन में अपने पास रखो, मैं इधर ही हूँ, जब भी मुझे ये बोलेगा तो ये यूरिन पास करेगा। तो उसके बाद ये आराम से बैठा था। तो वहाँ पे जो नर्सेस थे और इनके जो ये छोटे छोटे डॉक्टर थे, तो इनने मेडिकेशन स्टार्ट की। पता नहीं क्या मेडिकेशन दी थी, तो 10-15-20 मिनट तक ये मेडिकेशन देते रहे। मैं देखता रहा। ये मुझे यहाँ से बोलती जाने के लिए, मगर मैं नहीं गया। मैं देखना चाहता था कि क्योंकि ये ऑलरेडी अकेला था वहाँ पे, डर भी गया कि मुझे यूँ ऊपर क्यों लाया आईसीयू में। नीचे ये हमारे साथ अच्छे से बैठा था, बातें कर रहा था। हॉस्पिटल भी लाया तब भी बातें कर रहा था। तो मैं इसके पास बैठा, मैं इससे बातें कर रहा था। मैं इसको बड़ा डैडी बोला था क्या बात ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अच्छे से। मैं तो बासन आपको मत लगता है इधर कुछ बासन वासन मत सीखे? उसने बोला नहीं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ नॉर्मल। जी ने मेडिकेशन स्टार्ट की। लगभग आधे घंटे तक मेडिकेशन उन्होंने दी। पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए, पता नहीं। अब मैं क्या पता था, वो इनको पता है। इनने बोला कि इसकी हालत ठीक नहीं, मगर हमारे लिहाज से वो ठीक था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो ठीक था, कोई इशू नहीं था, किडनी का इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो मेरे साथ बात कर रहे था। अगर पेशेंट बीमार होता है तो वो मेरे साथ बात करता है। इसके साथ क्या ये भाई था इधर, इसके साथ बात की। तो ये आधे घंटे के बाद अचानक से इन्होंने बोला इसकी हालत, मैं खुद आईमिनटर्स था, अचानक से पीछे हो गई। इनने फिर मशीनरी लाई, वो लाया, ये लाया। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, जैसे फिल्म बनाते ना, फिल्म में जैसे बॉलीवुड मूवी से फिल्म बनाई, मशीनरी लाई, वहाँ से वो सामान लाए, पाइप्स डाली इनके ऊपर, हार्ट में प्रेसिंग की। डॉक्टर साहब भी आए। मैंने डॉक्टर साहब को अचानक क्या हुआ, पेशेंट अभी तक ठीक था, इसको क्या किया आपने? मैंने सीधे बोला इसको आपने किया क्या? ये अचानक से हो गया। फिर मैंने डॉक्टर उसी टाइम बोला डॉक्टर साहब आपको हमने बोला था ना आप सर्जरी इसी टाइम करो। हमें पता नहीं था, मुझे क्या पता आपको। मैं वायलेंट हो गया वहाँ पे कि आपने डॉक्टर साहब बोला कि कल सुबह सर्जरी करेंगे। हमने आपको बोला था 8:30 आ जाओ, आप उसी टाइम सर्जरी करोगे। तो इनने डॉक्टर्स को और बुलाए, हार्ट में पंपिंग की। और डॉक्टर साहब बोलता है वहाँ से किसको इमीडिएट सर्जरी करनी है, अभी इसी टाइम सर्जरी करनी है। और इनके वहाँ पे वो लड़कियाँ रखी है, उन्होंने वो बोलते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो। मैंने किस चीज़ का डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट? ये रात में सर्जरी हुई तो इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट। मतलब पहले पैसा है कि पहले पेशेंट की जान बचानी है। नाज़रीन हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये तस्वीर का एक रुख और यहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ पे पेशेंट को कोई दूर से देखता भी है, पेशेंट सही हालत में है। और जब वहाँ पे इसे एडमिट किया गया तो यहाँ इनकी गैर हाजिरी में बताया जाता है कि पेशेंट की हालत ख़राब हो गई। जो डॉक्टर साहब 82 या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रेट जो है वो कम थी, उस टाइम उन्होंने कहा कि हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली डॉक्टर्स किस तरह रुख बदल देते हैं कि अभी इनकी सर्जरी होगी किसी भी हालत में। ठीक है, अगर आपने 2,80,000 का टारगेट दिया है और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस तरह रुख बदलता है डॉक्टर साहिबान का, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पेशेंट हमारी तहवील में है। जिस तरह भी आप चाहेंगे, मजबूर इंसान है, आप कोई भी डिमांड करेंगे क्योंकि इनका लख्त जिगर बेड पे है, अब मजबूर है कुछ भी करने के लिए। उसके बाद बताइए कि क्या हुआ। जो मैं वापस आया मुझे इन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये ऐसे पेशेंट को कुछ हो गया, आप वापस आ जाओ। पेशेंट अचानक पीछे चला गया और जब मैं वापस पहुंचा, मैं वापस आ गया। मैं घर अभी नहीं पहुंचा था, मैं वापस ही आ गया। रास्ते से मैंने गाड़ी मोड़ ली, मैं वापस पहुंच गया हॉस्पिटल। जो ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, मुझे मतलब सीधे लगा कि कोई मूवी चल रही है। मतलब लड़कियां 2-4 मेरे सामने आ गई, डॉक्टर साहब भी वहीं पे थे, पेशेंट था उसी आईसीयू रूम में। ये मुझे सिर्फ बता रहे हैं कि यमो थोमुत तही तान तुम करियो दस्तखत, इन्होंने आपके तहे रखा है, आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए। मैंने बोला कि मुझे साइन किस चीज़ का करना है? बोला कि पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, पेशेंट बिल्कुल आपका मतलब 99% इस पेशेंट डेड। ये वहाँ का स्टाफ मुझे बोलता है पेशेंट इज़ 99% डेड। अब 1% चांस है पेशेंट के सर्वाइवल की, वो है सर्जरी।
अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तो हम सर्जरी इसी टाइम कर सकते हैं। मैंने इनको बताया कि पहले मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, डॉक्टर साहब को मेरे सामने लाओ, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा क्या पेशेंट हमारा जिंदा भी है कि वो मर गया है, कि ये मत कोई मूवी ही चल रही है सच में। तो डॉक्टर साहब आया, कहीं से बुलाया उसको, आ गया। डॉक्टर साहब मुझे कहता है यावर साहब आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप इस डॉक्यूमेंट पे इस टाइम साइन कर दो, 99% पेशेंट डेड है, लेकिन आप एक मौका दे दो, हम सर्जरी इस टाइम कर सकते हैं, पेशेंट को मैं कोशिश कर सकता हूं पेशेंट को बचाने की। मैंने उसको यहां से कहा जब हमारा पेशेंट ठीक था, जब मैंने आपको बताया कि नीचे सर्जरी करो, जब मैं 8:30 बजे तक आपको बता रहा था कि डॉक्टर साहब सर्जरी कीजिए, तब आप बता रहे थे कि पेशेंट का ऑक्सीजन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल कम है। अब तो पेशेंट डेड है, पूरा डेड, आप क्या सर्जरी करोगे? बोला नहीं, 1% चांस फिर भी है, आप मुझे मौका दे दो, आप फाइनेंस डिस्कस करो और साइन कर दो। सिर्फ एक ही बात, जो भी कोई स्टाफ मेंबर वहां पे था उसने सिर्फ एक ही बात कही, आप सिर्फ साइन कीजिए और नीचे फाइनेंस डिस्कस कीजिए। नीचे फाइनल, हमारे साथ कभी ऐसा वाक़ा हुआ ही नहीं था, वी वर टोटली अनअवेयर कि हो क्या रहा है। मैं नीचे चला गया, मैंने बोला दिखाओ जी डॉक्यूमेंट, मैंने 2 साइन कर दीजिए, मेरा भाई भी साथ में था, उसने भी 2 जगह साइन किया। अच्छा, उसके बाद हमने बोला चलो जी ले जाओ अब पेशेंट को सर्जरी करनी। अच्छा, वहाँ से एक मैडम आती है, वो बताती है कि नहीं अभी कहाँ ले जा सकते हैं। मैंने बताया अब क्या मसला है, साइन तो हमने कर दिया। बताया नहीं अभी एक और कंडीशन है ना जो फुलफिल करनी है। मैंने बोला कौन सी कंडीशन है? बोला कि अब आपको एक और डॉक्यूमेंट साइन करना है, क्योंकि ये सर्जरी सुबह होने वाली थी, सुबह के 8:30 बजे, उस टाइम सनलाइट होती है। अभी सर्जरी करनी है अब रात को, डॉक्टर साहब को आराम छोड़ना है, उसके लिए आपको 30% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये सर्जरी रात को होने वाली। ये वहां का प्रोटोकॉल है, ये उन्होंने बनाया है। अच्छा, मैंने बोला ये सर्जरी तो ऑलरेडी हमसे डॉक्टर साहब से डिस्कस भी हुई है, सर्जरी सुबह होने वाली थी, क्या हमने इसमें कुछ किया कि जिसकी वजह से सर्जरी अभी करनी है, या आपकी लापरवाही से हो गया या क्या हो गया, वट एवर मे बी द रीजन। उन्होंने बताया नहीं जी, जब तक आप ऊपर, मैं नीचे रिसेप्शन पे था, ऊपर वार्ड से नीचे फोन आ रहे थे आईसीयू से, जब तक कि ये इस 75,000 के डॉक्यूमेंट पे साइन ना करे तब तक हम पेशेंट को अंदर ओटी में नहीं ले जाएंगे। ये अलमिया है। ये बात गौरतलब है कि जहाँ पे 2,80,000 पे पहले एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पे वो एग्रीमेंट ही रह गया। यहाँ पे जब डॉक्टर साहिबान के पास पूरा टाइम था कि पेशेंट सही कंडीशन में भी था, हम कह सकते हैं उस वक्त सही कंडीशन में भी था, उसकी सर्जरी करनी है, तो उस वक्त इनकार किया गया और आपने इमरजेंसी लागू कर दी। और इमरजेंसी इस एतबार से कि आप कह रहे हैं कि हम पेशेंट को तब भी अंदर ले जाएंगे। आप सोचिए कि वो कह रहा है, डॉक्टर साहिबान का कहना है कि 1% हमारे पास चांस है, उस 1% को वहीं रख के आप कह रहे हैं कि पहले आप इसकी पेमेंट जो इमरजेंसी में हम सर्जरी करने जा रहे हैं उसकी पेमेंट साइन कर दीजिए आप, उसके लिए 75,000 रुपए आपने भरने हैं नाइट सर्जरी का। हसरत और हैरत की बात है कि कितनी कीमत खत्म हो गई एक इंसान की, और पैसों की कीमत क्या है अभी दास्तां खत्म नहीं हुई। नाज़रीन, आपको ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनने को मिलेगी आज कि किस तरह नाइंसाफी होती है और लोगों को इंसानियत खत्म हो चुकी है उन साहिबान की जो खाली पैसा वसूल करना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। बाकी किसका लख्त जिगर आखिरी सांस ले जाए हॉस्पिटल में, उसकी परवाह नहीं है। आगे भी सुनते हैं कहानी, मजीद आप सुनिए कहानी का एक और रुख। यावर साहब बताइए उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर साहब उसके बाद क्या हुआ जाहिद साहब कि हमने उस पर भी साइन कर दिया। हमने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा शोर मैंने उठाया, मैंने बताया आपको इंसानियत नहीं है क्या, ये सर्जरी सुबह होने वाली है, अब कैसे ये इमरजेंसी आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी, क्या हो गया, छोड़ दो। मैंने दस्तखत, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे पेशेंट को ओटी में, मैं क्या करता, मैं मजबूर नहीं था। अगर आप मेरी जगह होते आप क्या करते? आप साइन नहीं करते, पेशेंट को ओटी में मरने देते। वो बोल रहे थे कि पेशेंट को आईसीयू में रखेंगे, 1% चांस है, लेकिन 10 साइन कर दो। किया मैंने साइन, मैंने बोला सुबह डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे, आप जाओ पेशेंट को सर्जरी करो। 11:15 बजे उन्होंने पेशेंट को अंदर लिया ओटी में सर्जरी करने के लिए। डॉक्टर साहब से हमने बताया डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? बोला 8-10 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, जो भी होगा सब ठीक होगा। हमने बोला ठीक है, बैठे हैं वहीं पे। सुबह के 12:30 बजे तक ना ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर आ रहा था, ना हमने डॉक्टर साहब को देखा, ना पेशेंट की कोई खबर थी। सिर्फ हम उन पागलों की तरह नीचे देखते थे उस ऑपरेशन थिएटर के उस लाइट को, उस लैंप को हम देखते थे।
और वहाँ से कोई निकलेगा, कोई चिराग, हम उससे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब क्या मसला है, क्या हमारे पेशेंट के साथ क्या हुआ। अच्छा, फिर सुबह 1:30 बज गई, एक मैडम आ गई, बोला कि हम वहाँ बैठे थे, सारे बंदे बैठे थे, हमारे सारे रिलेटिव्स आए थे, हम बैठे थे, बोला कि पेशेंट ठीक है, पेशेंट को ओटी से निकाला गया, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया है, आप वहाँ नहीं जा सकते, 5-6 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको पेशेंट का चेहरा दिखाएं। दिस इज मतलब जो वहाँ पे बिट बाय बिट हुआ ना, एक्चुअल, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ पे उनके सीसीटीवी भी लगे होंगे। मैंने बोला ठीक है, हम सारे बैठे थे, वो हमने सिर्फ एक गुजारिश की, हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उससे हम सिर्फ ये तलब करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा पेशेंट ठीक है। उन्होंने बताया जब जो ही डॉक्टर साहब फ्री होंगे, उनके नीचे ओपीडी वगैरह हैं, वो बिजी हैं, जब वो फ्री होंगे वो आपसे मिलेंगे, तो आप उसके बाद पेशेंट को देख सकते हैं। हमने बोला ठीक है, हमको अभी तक भी सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि जो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद दिन के 5:30 बज जाते हैं, अंदर से एक बंदा निकलता है आईसीयू से, मुझे बुलाता है, आप जी इधर आ जाओ, कल से आप यहाँ पे बहुत एक्टिव हो, आप यहाँ आ जाओ, पेशेंट को एक बंदे को देखना है, आप डिस्कस कर लो कौन आएगा। इन्होंने मुझे बताया आप जाओ पेशेंट को देख लो, क्योंकि मेरी ज़्यादा अटैचमेंट उस मेरे मामा जी के साथ थी। मैं चला गया आईसीयू में, वो गाउन वगैरह वो उन्होंने दिला दिया, सारी फॉर्मेलिटीज, मैं चला गया अंदर। देखा मैंने पेशेंट को, पेशेंट आंखें बंद करके था, वहाँ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया, बोला आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पेशेंट की सर्जरी कामयाब हुई है, पेशेंट की सर्जरी कामयाब हुई है। मैंने बताया डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे थोड़ा बहुत कुछ बता दो जिससे मुझे ये पता चलेगा कि सर्जरी। बोला आपको समझ नहीं आएगा, आप अभी छोटे हो, हम डॉक्टर साहब को ये समझ आता है, ये देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये देखिए पेशेंट का यूरिन बैग वो फुल था, मैंने खुद देखा वो फुल था। बोला कि इसका यही मतलब है कि जो हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है वो कामयाब हो गई है, उसी की वजह से जब हार्ट पूरा काम करता है तो बॉडी ने पूरा फंक्शन स्टार्ट कर दिया और किडनियां भी काम कर रही है और यूरिन आउटपुट पास हो गया। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्जरी कामयाब है। यूरिन बैग ये सबूत दे रहा है कि सर्जरी। मैंने बोला ठीक है, मैं बाहर निकला, सबको बोला कि पेशेंट ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंट ने यूरिन किया है, सबको मैंने बताया, मैंने खुद बताया कि मुबारक छो पेशेंट छो ठीक। उसके बाद 2 दिन तक ना उन्होंने पेशेंट के पास जाने दिया। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल वहाँ पे है। वहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल में मुझे क्या लगा, वहाँ उनकी सिक्योरिटी और उनकी साफ सफाई। सिक्योरिटी उनकी ऐसी है कि वो किसी को अंदर छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं, चाहे आप उनको कुछ भी बताओ। सफाई इतनी करते हैं वो सिर्फ बताएंगे आपको नीचे बैठो कैफेटेरिया में, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ जो भी आता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे बैठो कैफेटेरिया में। मैंने 5-6 बार उनको बताया, अरे यार मैं कैफेटेरिया में चाय पीने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे अपना पेशेंट यहाँ है, कम से कम मैं उसके पास नहीं, उसके लिए एक कमरा वहाँ पे साइड में था, मैं वहाँ बैठूंगा। मैं कहाँ, मुझे क्या जहर पीना है नीचे कैफेटेरिया में? बोला नहीं, हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल नहीं है। जब आपने पेशेंट को वहाँ पे उस टाइम देखा, पेशेंट वेंटिलेटर पे था या ये ज़रूर बताइए कि उस पेशेंट की हालत क्या थी? डॉक्टर साहब, जायद साहब, पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपका ये 7 दिन का पैकेज है, 4 दिन मैक्स टू मैक्स 4 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पे रहेगा आईसीयू में, उसके बाद उसको 3 दिन हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे और 7वें दिन आपकी छुट्टी है, यही आपका पैकेज है। धीरे धीरे पेशेंट हमारा 21 दिन वेंटिलेटर पे था, 4 दिन की बात नहीं रही, फिर 21 दिन हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे रहा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन, सर्जरी के बाद तीसरे दिन एक बंदा, वन फाइन डे, गुड लुकिंग जेंटलमैन केम, वो बताता है कि आप जी इधर आ जाओ। मैंने बताया क्या बात है, बताया कि देखिए आपके पेशेंट की अब सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट की किडनियाँ हमको लगती है कि डैमेज हो गई है। मैंने बताया वो कैसे हो गया, बताया कि आप समझो आप अभी छोटे हो, जो ही ये सर्जरी, इनको एक हार्ट अटैक आया था रात के 12 बजे ना, पहले दिन इनको हार्ट अटैक आया था। उस टाइम क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है हार्ट में एक बम ब्लास्ट होता है, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, मैं वही वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ। हार्ट में एक बम ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आपके पेशेंट की किडनियाँ डैमेज हो गई है। मैंने बताया अब क्या करना है, बताया कि अब क्या करना है, अब हम सोच रहे हैं कि आपके पेशेंट को एक टच देना पड़ेगा, एक डायलिसिस का टच देना पड़ेगा, क्योंकि दे यूज द वर्ड, मुझे याद आ रहा है बराबर, दे यूज द वर्ड, क्योंकि किडनियाँ हिट हो गई है, तो पर तुमो अमिश किडनी रोशमच,
किडनी रोश मज यम हुशार करने मे दोक डॉक्टर साहब वो कैसे आप हुशार करेंगे बोला कि अमिस दुन डायलिसिस टच दुन तुम थो दिमागस मज आप ये दिमाग में रखिए कि एक टच देना है बस आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। हमने मशवरा किया बोला कि अगर आपको लगता है कि इससे पेशेंट ठीक हुआ कोई बात नहीं गो फॉर इट कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कर दो एक डायलिसिस। वेंटिलेटर पे धीरे 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 करके उन्होंने 21 दिन में 12 डायलिसिस पेशेंट की वेंटिलेटर पे करके आप खुद सोचिए कि पेशेंट की हालत क्या रही होगी। नाज़रीन हमारे डॉक्टर साहिबान भी है वादी कश्मीर है कुछ ऐसे डॉक्टर साहिबान भी है जो वाकई तौर पे जिन पे हम फख्र भी करते हैं। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर साहिबान हैं वो भी जानते हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते होंगे। खैर हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि हम ये कह सके कि क्या पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे पेशेंट हो क्या जायज़ बनता है इस तरह डायलिसिस करना। हमारे डॉक्टर साहिबान ज़्यादा जानते होंगे हमसे ज़्यादा। और इस तरह का ये कहना कि पहले आप हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि इसकी किडनियाँ हिट हो गई है तो दूसरे मर्ज़ में मुलविस हो गया इनका पेशेंट इनके कहने के मुताबिक और उसके बाद 12 बार डायलिसिस देना जबकि पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो वेंटिलेटर पे है। आपने 3 दिन वेंटिलेटर पे उसको कहा था कि उसको 3 दिन वेंटिलेटर पे रखा जाएगा और उसके बाद टाइम गुजरता है और 21 दिन तक ये पेशेंट जो है वो बराबर वेंटिलेटर पे है। यानी कि यहाँ पे ये लगता है कि आप पेशेंट को किसी भी हालत में हॉस्पिटल से खारिज करना नहीं चाहते हैं। एक से बढ़कर एक यानी कि एक मर्ज तो आप इलाज कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको लगा कि अब ये जो हमारे अटेंडेंट्स है इनको अब जवाजियत भी कोई खड़ी तो करनी है आप लोगों ने और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब किडनियाँ ख़राब हो रही है और उसके बाद इसके एवज कितना पैसा आप वसूल करते हैं वो भी हम पूरी तफसील उसकी भी बताएंगे कि कितना पैसा लिया गया ये भी तफसीलन हम आपको बताएंगे। और उसके बाद किडनियाँ जब फाइनली किडनियों पे भी अब इलाज हो रहा है अब किडनियों पे इलाज चल नहीं रहा है। अभी देखिए कि किस मर्ज में अब वो कह रहे हैं कि पेशेंट मुलविस हो गया इसके आगे कहानी भी सुनिए। उसके बाद हमने कंसर्न जो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट था उसको बुलाया डॉक्टर साहब से हमने बात की जो कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट था उसको हमने बताया कि जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है हम उससे भी आप भी उससे मशवरा करें और हमसे भी मिलाएं हम भी उससे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब क्या मसला है। आया एक डॉक्टर साहब जो वहाँ पे कंसर्न नेफ्रोलॉजिस्ट था उसने बताया कि ऐसा होता है जब किसी को हार्ट अटैक ऐसा हॉस्पिटल में होता है उसकी 90% चांसेस होते हैं कि उसका ऐसा ये किडनियों में डैमेज होता है क्योंकि अंदर से एक ब्लास्ट होता है उससे हो सकता है कि किडनियाँ डैमेज हो गई है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है किडनियाँ डैमेज नहीं लग रही है लग रहा है कि किडनियाँ हिट हो गई है। बोन बेग दे यूज द वर्ड इन कश्मीर कि किडनी से रूशित ये सोई हुई है हम इनको कैसे जागेंगे। मैंने भी उनको बोला ये कैसे जग जाएंगी बोला डायलिसिस का एक टच देना है कोई मसला नहीं वरना हमारे पास कहाँ ये वर्ड आ गया कि किडनी से रूशित हमारे पास कहाँ से ये दिमाग में आ गया। उन्होंने बताया कि किडनी की एक डायलिसिस हम करेंगे आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा उसके बाद आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि जो ये वक्त गुजरता है इतने दिन गुजरते हैं वक्तन फवक्तन क्या हॉस्पिटल आपको डिमांड करता है कि इतने पैसे भरने हैं आपकी इतनी पेमेंट हो गई है। वहाँ जायद साहब एक ऐसा वहाँ पे सिस्टम उन्होंने बनाया है। सिस्टम ये है कि रोज़ सुबह की 7 बजे आपको फ़ोन आएगा कि आप पेमेंट भरने आपसे डिस्कस करना है। वो ये नहीं बताते हैं वो बताते हैं कि आपसे डिस्कस करना है। फ़ोन पे ये बताता था उनका बेटा क्या डिस्कस करना है बताता था कि आपकी पेमेंट जो है वो आप भर दीजिए जो मतलब आज का दिन है आज के दिन तक जो भी पेमेंट है उसकी ये सुबह सवेरे फ़ोन करेंगे पहले ये क्लियर कर दो उसके बाद आगे जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका इलाज और उसका जितना भी पैसा लगेगा वो सुबह से चार्ज होगा। ये वो कंटिन्यूअस इंसिस्ट करेंगे पेशेंट के हेल्थ केयर के लिए वो कोई फोन नहीं किया उन्होंने 26 दिन यानी कि सिर्फ फोन किया पैसों के लिए पैसे आप भर दो बस पेशेंट ठीक हो जाए। और हमारे साथ सिर्फ जो भी डॉक्टर साहब वहाँ पे आता था जो भी डॉक्टर साहब जो भी नर्स जो भी अटेंडेंट जो भी स्टाफ उनका सिर्फ हमको ये बताते कोई मसला नहीं है 4 दिन की बात है ये ठीक होगा 4 दिन आप और रुको ये सब ठीक हो जाएगा। 4 दिन होते थे डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट में इम्प्रूव नहीं हो रहा है पेशेंट को कुछ फर्क नहीं आ रहा दिन ब दिन पेशेंट पीछे जा रहा है कोई बात नहीं
और 4 दिन को आप देखो पेशेंट ठीक हो रहा है। आप अभी छोटे हो, आपको हमारा ये पता नहीं है। पेशेंट हमको लग रहा है, हम देख रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं, पेशेंट इंप्रूव हो रहा है आपका, क्योंकि हमको वहां छोड़ते नहीं थे। हम जो दिन गुजरता था उस दिन की पेमेंट आपने सुबह ही पे करनी थी, यानी कि बाकी कुछ नहीं रखना कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ये जय साहब ये देख लीजिए, ये हमारी वहाँ की बिल है। हमने जो ही पेशेंट को जो ही सर्जरी पेशेंट का जो ही सर्जरी पेशेंट की थी, उन्होंने हमको बताया कि ब्लड 4 पॉइंट आप दे दें, पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के दौरान 12:30 बजे लास्ट में जब बिल बनी ना, हमने ब्लड की 4 पॉइंट दे दी और वो डिमांड कर रहे हैं कि 17,700 आप पे कीजिए ब्लड निकालने का। ट्रांसफ्यूजन क्या लिखा है उन्होंने, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। नाज़रीन, ये देखने वाली बात है कि आप देखिए कि पेशेंट की हालत क्या होती है, और जहाँ पे कभी कभार ये भी आप देखते हैं कि हम भी वक्तन फवक्तन ऐसे पोस्ट चढ़ाते हैं कि किसी शख्स को खून की अशद ज़रूरत है, तो आम लोग आ जाते हैं और ब्लड दी जाते हैं। यहाँ पे इन्हीं से खून लिया जाता है पेशेंट के लिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आप पेशेंट के लिए खून दे रहे हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये खुद खून दे रहे हैं अपना, और इस पे 17,000 चार्जेस लिखे हुए हैं। 17,700 रुपये चार्जेस आपको लिए जाते हैं खून देने के एवज। ये हसरत की बात है कि आप खून तो ये दे रहे हैं ना भाई, आप किस चीज के चार्जेस ले रहे हैं? अगर हॉस्पिटल में कोई खून देने जाता है, क्या हॉस्पिटल वहां पे चार्ज करता है? क्या एक तो आप खून दे रहे हैं और दूसरा पैसा ले रहे हैं। भाई कहाँ की नाइंसाफी है। अभी मजीद कहानी और भी है, ये लंबी कहानी है, लेकिन आपने सुननी पड़ेगी। और यहाँ के लोगों को होश के नाखून लेने होंगे कि जिस मरीज को भी आप वहां पे एडमिट करने जा रहे हैं, कहीं आप वहां पे एक जो कहानी बनती है, उस कहानी से आप आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होते हैं कि शायद यही कुछ है बराबर। लेकिन हम लोग जो है वादी कश्मीर के लोग ऐसे हैं जो हमेशा भरोसा करते हैं। भरोसे की बुनियाद पे हम कहीं पे भी जाते हैं। लेकिन अब की बार वादी कश्मीर में कुछ ऐसे अनासिर खड़े हो गए हैं जो लोगों के इस भरोसे का नाजायज फायदा उठाने आए हैं, या यहाँ के ही लोग कुछ ऐसे हैं जो अब इस तरह की कहानियां बना के दो हाथों अवाम को लूटना चाहते हैं। मजीद कहानी आप सुनिए कि किस तरह उस शख्स की मौत वाक़ा हो जाती है और फाइनली एक और मर्ज में उन्हें कहा जाता है वो मुब्तला है। अभी आगे देखते हैं इसके बाद क्या हो जाता है। यावर साहब, आगे क्या हुआ? उसके बाद जो ही पेशेंट हमारा पीछे दिन ब दिन चलता गया, डायलिसिस भी चलती गई, पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वन फाइन डे डॉक्टर साहब केम और उन्होंने बताया कि देखिए जी बहुत खर्चा हो रहा है आपका भी, बहुत पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है। हमने बताया अब क्या करना है, क्योंकि उस टाइम जिस दिन उन्होंने ये बताया उस दिन तक हमको 16 दिन हो गए थे पेशेंट को वेंटिलेटर में। पहले 5th फ्लोर में ICU में था, उसके बाद नीचे 4th फ्लोर में HIDU में था। उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे काम, हम इसको पेशेंट को आज वार्ड में ले जाएंगे, हमको लग रहा है कि पेशेंट आज इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, हम इसको वार्ड में ले जाएंगे और अब हम इसको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि पेशेंट आपका कैसा रहेगा। हमने बताया ठीक है। हमको मैं बजाते खुद मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने इन रिश्तेदारों को बताया, इसके बेटे को बताया कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है, हालांकि हमको नहीं लग रहा है, बल्कि ये बता रहे हैं कि हाँ पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है, हम इसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, देखते हैं वहाँ हमारा पेशेंट कैसा रहेगा। ये 17वें दिन की बात है। पेशेंट को नीचे लाया गया, वार्ड में लाया गया, रात के 12 बजते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम आ गया, क्योंकि वहाँ पे भी वो वेंटिलेटर पे ही था, सारा सपोर्ट सी पाइप एवरीथिंग वाज देयर, मॉनिटर लगा हुआ था जिसको हमको बोला गया था कि इस पे कंटिन्यू नज़र रखो। मैं ही उस दिन वहाँ पे भी था। मैंने बताया अचानक से रात के 12 बजे ऑक्सीजन की लेवल थोड़ी बहुत कम हो गई। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब आए, जो कंसर्न वहाँ पे था, उसने वो वहाँ पे एक उनका फंक्शन है कोड ब्लू एंड अनदर वन इज कोड रेड। उसने कोड ब्लू प्रेस किया, उसने बताया कि सीरियस कंडीशन है पेशेंट की, हमको पेशेंट को ऊपर ले जाना है, पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है। हम ऐसे सामने ऐसे थे, बताया कि हुआ क्या, और आपको पता नहीं है,
पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, आप क्या कर रहे हो यार? हमने बताया ऑक्सीजन तो ठीक है, 82 पे ऑक्सीजन, हाँ अब बीच में सैचुरेशन कम दिखा रहा है, लेकिन उन्हें बताया आपको समझ नहीं आता है। हमको समझ आ गया, किया उसने कोड ब्लू प्रेस, सारा स्टाफ आ गया, पेशेंट को ले गए फिर से ऊपर, ले गए ऊपर वापस 4th फ्लोर में। वो हमको वहाँ से बता रहे हैं कि पेशेंट को, अब हम वहाँ गए 2 घंटे के बाद रात को, बताया कि हमने क्या बात है, क्या मसला हुआ है, अब क्यों वापस लाना पड़ा। बोला कि देखो समझो, पेशेंट को एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक और आया है इस टाइम। एग्जैक्ट वर्ड्स वेर दिस, पेशेंट को एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक आया है, आप लोगों को कहाँ समझ आएगा, आप तो अभी छोटे हो। ये हमको डॉक्टर साहब को समझ आता है कि इसको हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो गया, इसीलिए हमको इसको वापस वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा और इसके साथ ऐसा हुआ है। अब सुबह भी कंसर्न डॉक्टर साहब आएंगे, वो देखेंगे पेशेंट को फिर से, सुबह तक अब इनको यहीं पे रखना पड़ेगा और आप नीचे जाओ, यहाँ नहीं आना सुबह तक जब तक डॉक्टर साहब ना आए। सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, जो हमारे एडवांस में डॉक्टर साहब थे जिनने इनको सर्जरी की थी। हमने उनको बताया डॉक्टर साहब रात को ऐसा ऐसा मसला हो गया, उन्होंने बताया कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। वो चला गया वापस ऊपर देख लिया पेशेंट को, वो उन्होंने फ़ोन करवा दिया कि आपके जितने भी रिलेटिव है उसमें से 3 बंदे यहाँ आ जाओ ऊपर हमसे मिलने। हमने बताया क्या बात है, पेशेंट ठीक है? बोला हाँ ठीक है, आप आ जाओ, हम आपसे थोड़ा सा मशवरा कर रहे हैं और आपकी थोड़ी सी परमिशन चाहिए। मैं चला गया, ये चला गया और ये एक और मेरा भाई ये भी चला गया। हमने बोला क्या बात है? बोला कि देखो सुनो, पेशेंट को रात को एक और हार्ट अटैक आया है, ये पूरा सांस नहीं ले पाता है। हमने बोला अब क्या करना है? बोला इसमें एक और तरीका है जिससे आपका पेशेंट ठीक हो सकता है और इसको ये ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी फिर। हमने बोला क्या करना है डॉक्टर साहब? बोला इसको हम यहाँ से काट लेंगे, इनको हम टेरकास्टमी करेंगे, इनको यहाँ से काट देंगे, ये देंगे इंसिशन देंगे, यहाँ पे ये कट करेंगे और यहाँ से हम पाइप डालेंगे। जो ही इनको दोबारा कभी लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी है, जब ये हम काट देंगे तो ऑक्सीजन वो ले पाएगा, दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा, दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। आपकी परमिशन चाहिए। हमने एक बार फिर से उसको बोला डॉक्टर साहब क्या ये हमारे पेशेंट के लिए ठीक है और ये कितने दिन रहेगा? अगर ये आप काटोगे पेशेंट का, ये कितने दिन रहेगा? क्योंकि दूसरे दिन से, सर्जरी के बाद के दूसरे दिन से हमारा पेशेंट कोई बात नहीं कर रहा था हमारे साथ, कोई भी बात। हाँ 2 दिन सर्जरी के बाद 2 दिन तक वो हाथ पैर हिला रहा था और थोड़ी बात भी करता था, अड़कोलियोस करा मगर करानोस सोचे समझिए वहाँ। लेकिन जो ही उन्होंने फिर वो बताया किडनी डैमेज हो गई है, वो हो गया, ये हो गया, उसके बाद उसने एक बात भी नहीं की है तब तक कि आखिरी दिन तक। हमने बताया चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा तो आप कर लीजिए। हमने दे दिया, ये इसका बेटा है, इसने साइन कर दिया, बोला करो, अगर टेरकास्टमी भी करनी है करो, टेरकास्टमी काट दो यहाँ से, अगर उससे हमारा पेशेंट ठीक होगा। हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिनको हम जो कोशिश हमने ना की पेशेंट को ठीक करने के लिए। लेकिन वो क्या करते थे वो वही जानते हैं अंदर, क्योंकि मैं फिर से ये दोहराऊंगा, उनका ऐसा प्रोटोकॉल है वहां पे, वो किसी को भी अंदर नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी। सिर्फ दिन में 1 बार या 2 बार वो बोलेंगे, हम जाते थे अंदर, बाहर से दरवाजे से और चलो बाहर, यहाँ अलाउड नहीं है, बाहर चलो, दफा जाओ यहाँ से, हमको सस्पेंड करेंगे, कैमरा चल रहा है, ये ऊपर मैनेजमेंट देख रही है। हम जाते थे दरवाजे से वापस, सिर्फ हम उस शीशे से, मुझे पूरा याद है, मैं सिर्फ उस शीशे से अपने उस मामा जी को देखता था, पता नहीं उसको क्या कहना था, उसकी आंखें क्या कहना चाहती थी वो हम समझ नहीं पा रहे थे। टोटल हमको समझ नहीं आ रहा था क्या वो कहना पाते थे। सिर्फ हम उस शीशे से उसको देखते थे, न वो हाथ हिला रहा था, न वो पैर हिला रहा था, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। सिर्फ कंटिन्यू हमको डॉक्टर साहब बता रहे थे हाँ पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, हाँ पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, ठीक हो जाएगा। मैं उनको बता रहा था डॉक्टर साहब पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, जरा मुझे बताओ। अगर इसको हार्ट का सर्जरी आपने की है, अब किडनियां भी बैठ गई, अगर आप कह रहे हो कि हार्ट की सर्जरी कामयाब है, वो सक्सेसफुल है, तो हमारा पेशेंट हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो हाथ पैर क्यों नहीं हिला रहा है? अगर इसकी किडनियां डैमेज है, मैं मानता हूँ 5 मिनट के लिए, अगर टोटल किडनियां डैमेज हो गई है, क्या हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे? क्या हम किडनी नहीं दे सकते थे? क्या 5-5 साल 15-15 साल डायलिसिस पे पेशेंट नहीं रहता है? हमारा एक और रिलेटिव है, उसकी भी डायलिसिस आजकल चल रही है, 15 साल से वो डायलिसिस पे। क्या पेशेंट डायलिसिस पे जिंदा नहीं रहता था? वो नहीं रह पाता डायलिसिस। अगर किडनियां हिट भी हो गई, चलो मान लो धमाका हो गया, हार्ट में धमाका हो गया, किडनी डैमेज हो गई, लेकिन अगर हार्ट की सर्जरी कामयाब होगी
तो पेशेंट क्यों नहीं उठ पा रहा था, पेशेंट की आंखें क्यों नहीं खोल रहा था, वो बात क्यों नहीं कर रहा था हमसे? या सर फाइनली उनकी और दिन ब दिन सिर्फ पैसा, उनकी सिर्फ पैसा। आप ये बताइए कि उनकी डेथ हो गई तो किस हालत में वो डेथ हो गई, आखिर कैसे वो? जज साहब 15 मार्च था, 15 मार्च उस दिन डेट था। रात के 12 बजे भी उनको ऐसे ही थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई। मैं वहां पे था, आई विटनेस। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, उसने उस टाइम फिर से कोड ब्लू प्रेस कर दिया, दीवार में कोड ब्लू आ गया सारा स्टाफ। उन्होंने कुछ पंप यहाँ पे कर दिया, इंजेक्शन लगाए। तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन, जैसा कि मुझे पूरा याद है, मैंने उस टाइम गिना नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम से कम 15 से 16 इंजेक्शन उन्होंने, 5-8 डॉक्टर आए वो उस टाइम, सब ने एक इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन किए। पेशेंट उसके बाद उनको लगा आधा घंटा पौना घंटा हम वहाँ पे थे, और रमजान का महीना चल रहा था। 12:30-1 बजे उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप पेशेंट बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा हार्ट का अटैक आया था, हमने आप इंजेक्शन दे दिया। फिर से बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं हार्ट अटैक आया था, हमने आप इंजेक्शन दे दिया। ऐसे बोला उन्होंने, कोई बात नहीं आप ठीक रहो, ये ठीक है पेशेंट। हाँ, अब क्या करो काम, सुबह तक इसको पूरा नजर रख देना, क्योंकि सुबह डॉक्टर साहब आएगा, वो इसको फिर से देखेगा। मैं रात के 3:45 बज गई, मेरा मामा जी ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। अचानक से सडनली उसने सिर्फ मतलब सांस आई थी, मामूली एक वो मतलब आँख तो खाते में सांस। बस मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, फिर से कोड रेड प्रेस कर दिया। हॉस्पिटल के जितने भी ऊपर वो स्टाफ था वो सारा आ गया, इस पे चढ़ गए, उसको इस पे चढ़ गए, वो लगा दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, और हमको बताया कि पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है, हमको इसी टाइम इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसको डॉक्टर साहब का नंबर था, इसने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने बोला हाँ ले जाओ, इमरजेंसी है, ले जाओ ऊपर आईसीयू में। तो हम ले गए, हमने भी परमिशन दे दी, ले गए आईसीयू में, वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। जो ही हम आईसीयू में थे, 10-15 मिनट वहां पे रहे। उन्होंने वो सारी मशीन, सारा वेंटिलेटर, सी पाइप लगा दी, एवरीथिंग वाज मतलब लगा दिया उन्होंने। उसके बाद 10-15 मिनट मैं भी आधा घंटा वहां पे था, और अचानक से सडनली उन्होंने बताया कि पेशेंट इज नो मोर, पेशेंट की डेथ हो गई है, तो आप अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर वाले की करना है। निकलते हाँ, जो ही पेशेंट की डेथ हो गई। अब अलमिया ये है, ये मुझे सबसे बड़ा, बाकी तो उन्होंने किया है जो उनको करना था, अच्छे पेशेंट को लाना, बाकी चीजें जो भी उन्होंने किया, लास्ट में वो मुझे बता रहे हैं, मुझे पूरा याद है, मुझे वो पूरी उस मैडम की वो शक्ल भी याद है। हमारे पेशेंट की डेथ हो गई, मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब आप ये सारा जो भी स्टिचेस वगैरह है ये सारी बंद कर दो। तो डॉक्टर साहब ने बताया ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बताया कि आज रमजान का महीना है, रात के 4:30 बजे हैं, हमको इनको गुस्ल भी देना है, जुमा का दिन था, 15 मार्च जुमा का दिन था। मैंने बताया इसको स्टिच सारी लगा दो, ताकि जो हम कफन दफन करेंगे ब्लड नहीं निकलना चाहे उस टाइम, फिर और एक ये हो जाएगा। उन्होंने बताया ठीक है, कर दिया उन्होंने। स्टिच लगा दी, यहाँ से भी लगा दी, ये जो ये गला काटा था उसको भी लगा दी, यहाँ से भी लगा दी, हर जगह उन्होंने लगा दी। अब मैंने उसको बताया, डॉक्टर साहब जो वहां पे था, मैंने उसको बताया डॉक्टर साहब हमको एक एम्बुलेंस दे दो, हम आप पेशेंट को घर ले जाएंगे, आप एम्बुलेंस को फोन करो। उन्होंने वहां से बताया कि वो नर्स वहां से दौड़ते दौड़ते आ गई, वो इंचार्ज है वहां पे, क्या उसकी अथॉरिटी है मुझे नहीं पता है, वो दौड़ते दौड़ते आ गई और उसने बताया लिसन हेलो मिस्टर, ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसका प्रोटोकॉल है, जो ही पेशेंट की डेथ होती है उसके बाद हम एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको खुद लाएंगे। ये मुझे पूरा याद है और मुझे मरते दम तक ये उसकी बात याद रहेगी। उसने बताया हेलो लुक मिस्टर, जीन्स पैंट लगा के थी वो मैडम, उसने बताया कि लुक मिस्टर वी डोंट हैव दिस प्रोटोकॉल, उसने अंग्रेजी भी मेरे साथ की, उनको आता है हमारे से ज्यादा। वी डोंट हैव दिस प्रोटोकॉल हियर एट पारस हॉस्पिटल, जो ही पेशेंट की डेथ होती है आप अपनी वैन लाओ, अपनी कोई गाड़ी लाओ, उसी में पेशेंट को ले जाओ, हॉस्पिटल की कोई एम्बुलेंस हम इसके लिए नहीं दे सकते। मैंने उसको बताया कि आप में जरा सी भी शर्म नहीं है, सिर्फ एक बार मैं वहां पे वायलेंट हुआ उसी दिन, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है, एहसास नहीं है आपको, 12.5 लाख रुपए हमारी पेमेंट आज तक हॉस्पिटल को हुई, क्या हम अब इस काबिल भी नहीं है कि आप हमको मरते मरते एम्बुलेंस दे दें? बोला नहीं, आई एम सॉरी,
एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं, ये हमारे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी लाओ या अपना कोई लाओ। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अगर यही आपका प्रोटोकॉल है तो आप बाकी जो भी, मतलब मुझे सीधे लगा कि उनका ऐसा प्रोटोकॉल है कि पेशेंट को वहां पे लाना है। उसने ये भी कहा कि पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल से लाना होगा, उसके लिए हम एम्बुलेंस भेज सकते हैं, लेकिन जो ही पेशेंट की डेथ हो जाएगी, अब इसको घर ले जाना है, उसके लिए प्रोटोकॉल नहीं है कि हम एम्बुलेंस देंगे। पेशेंट को लाने के लिए प्रोटोकॉल है, एम्बुलेंस है, लेकिन डेड बॉडी को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं। मैंने उसको बताया चलो ठीक है, क्योंकि हमारा उस टाइम क्या हाल था वो ऊपर वाला ही जानता है। मैंने उसको बताया आपको मरना भी याद नहीं है, ना आपको शर्म है, ना एहसास है, आप मुझे एम्बुलेंस वाले का नंबर दे दो, मैं उसको फोन खुद करूंगा। मैंने खुद भी किया उसको फोन, मैं उसको आउटराइटली अपने जेब से पैसे दूंगा, क्योंकि इस टाइम रमजान का महीना है, सब लोग सहरी खा रहे होंगे, नमाज का टाइम भी है। मैं उसको खुद फोन करूंगा, मैं उसको आउटराइटली उससे पैसे दे दूंगा, हॉस्पिटल की तरफ से वो नहीं आएगा। उसने बोला वो आपको अपनी मर्जी है, कर दो जो करना है। मैंने बोला दे दो नंबर। मैंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया, वो कहीं पे गया था, वो आया वहां से, उसको मैंने बताया मैं आपको जेब से पैसे दूंगा। उसने बताया ठीक है। जब फिर हमने डेड बॉडी भी घर ली, डेड बॉडी जब हमने घर पहुंचाई, मैंने उसको बोला ये आपसे पैसे आपने बताया था कि मैं बाद में लूंगा। उसने पैसे पकड़े ही नहीं। उसने बताया कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझ में भी एहसास है, मुझ में भी गैरत है, मैं पैसे नहीं लूंगा। फिर उसका अल्लाह और वो जानता है कि वो पैसे भी उन्होंने बिल में लगाए, ऐड कर दिए या नहीं कर दिए, मैं वो नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ जो उन्होंने किया। और एक बात ये मुझे बोल गई, जिस दिन हमारे पेशेंट की डेथ हो गई 15 मार्च, 14 मार्च हमने उनसे मीटिंग एक बुलवाई थी। ये सबसे अहम पॉइंट है। 14 मार्च हमने उनसे मीटिंग बुलाई थी। हमने बोला जो भी कंसर्न डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने भी इनका इलाज किया, हम उनसे आज मिलना चाहते हैं। और आपका जितना भी स्टाफ है, जो हमारे पेशेंट से रिलेटेड, हम उससे मिलना चाहते हैं। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि वही पैसे लेते थे, वही बिल। आ गए जी सारे बंदे, 4 बजे आ गए सारे बंदे। बोला जी हम भी 7-8 बंदे थे। बोला क्या मसला है। हमने उनको बताया कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे, क्योंकि ये पेशेंट जो था ये टायर पंचर का काम करता था, ये बहुत खून पसीने की कमाई है, दिन भर टायर पंचर निकालता था। और उनको जाना था जियारत पे पेशेंट को, और उसका ये बेटा है, इसको जाना था, और इसकी अहलिया को भी जाना था। उसके भी वो पैसे थे। आप देखिए कि हार्ड अर्नड मनी कितनी, उन्होंने उसके लिए भी नहीं बचा, जितने भी पैसे उन्होंने ले लिए। अच्छा, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, हमने उनको बताया कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं। उस टाइम हमारी थोड़ी बैलेंस थी, नियर अबाउट 3 लाख और समथिंग, वट एवर दैट विल बी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑन देयर। मैंने उनको बताया कि अब हमारे पे थोड़ा रहम करो, हमको थोड़ा सा डिस्काउंट करो, थोड़ा सा भी डिस्काउंट करो, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, हमारे पास अब कुछ नहीं है। उनका जो भी सीनियर ब्रास स्टाफ था वो सारा उस टाइम प्रेजेंट था। वहां से एक मैडम थी उनकी, उसने बताया आपको अब वहां उधार ले लो, वो करो, ये करो। हमने बताया जितना भी हमारे पास था, चाहे गोल्ड था, व्हाटएवर, टायर पंचर की जितनी भी कमाई थी, हार्ड अर्नड मनी, 11.5 लाख रुपए। आप सोचो एक टायर पंचर वाला कितने साल कमाएगा, वो कितने टाइम के लिए वो पैसा जमा करेगा, या आप खुद सोचो। मैंने उनको बताया कि अब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं बचा। उन्होंने बताया, वहां की वो मैडम थी, उसने बताया कोई बात नहीं, हमारे पास एक रास्ता है। मैंने बताया क्या रास्ता है। बोला हम फंड रेजिंग करेंगे आपके लिए। मैंने बताया उससे क्या होगा। बताया कि फंड रेजिंग करेंगे, हम आपका पेशेंट का फोटो उठाएंगे और आपके एक बंदे का वो हम सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल देंगे, वहां पे आपका अकाउंट नंबर दे देंगे, पेशेंट का नहीं, आपका अकाउंट, पेशेंट का नहीं, आप लोगों में अटेंडेंट में से किसी का अकाउंट नंबर देंगे। जो भी कलेक्शन उसमें अब फंडिंग से होगी, जो फंडिंग से होगी वो आपके अकाउंट में आएगी। हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो हमको बता रहा है कि जब तक ना पिछला बैलेंस क्लियर हो, पहले आप वो पिछला बैलेंस क्लियर कर दो, उसके बाद जितने भी दिन आप यहाँ पे रहोगे उसके बाद हम मैनेजमेंट से बात करेंगे डिस्काउंट की। पहले आप पिछला क्लियर कर दो। हमने बताया कि हमको फंड रेजिंग से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और हम फंड रेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुछ उसमें सोशल इशू थे, हमारी बहनें हैं, बाकी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इंसान को देखनी पड़ेगी। हमने बताया हम फंड रेजिंग नहीं करेंगे, फोटो नहीं डालेंगे। चलो आप बताओ जी, हमको हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रहे हैं, अब हमको करना क्या है। उन्होंने बताया आप हमको थोड़ा टाइम और दे दो, लेकिन उनको लगा ये, मैं ये बात फिर से कहूँगा, उनको लगा ये कि अब ये बिल्कुल खाली हो गए। उनको लगा उस दिन
ये बिल्कुल खाली हो गए हैं, ये फंड रेजिंग पे पहुंच गए हैं, इनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। ये 14 मार्च की बात है, इनके पास कोई पैसा नहीं है। अब ये नहीं दे सकते हैं हमारे हॉस्पिटल को पैसा, क्योंकि उनको काम ही वही पैसे का ही है, पेशेंट का केयर तो है ही नहीं। फोन आएगा हर दिन पैसे के लिए, पेशेंट के केयर के लिए एक फोन नहीं आया है। आप जी आजा पेशेंट का केयर ये है वो है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हर रोज फोन, मीटिंग है, फाइनेंस डिस्कस करो, फाइनेंस डिस्कस करो, पेमेंट जमा कर दो बस। मैंने उस दिन भी उनको बताया, उस मीटिंग में भी हमने ये बताया, अगर डॉक्टर साहब से बताया, अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर कैपेबल नहीं है, आउटराइटली मैंने उनको बताया, मेरे भाई ने भी बताया, अगर आपको लगता है कि आपका नेफ्रोलॉजिस्ट इनकैपेबल है, सीधे मुंह पे बोला उसको, डॉक्टर साहब भी वही थे, अगर आप इनकैपेबल हो, आप सीधे बताओ कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। उसने वहां से बताया, हमने उसको बताया कि पहले दिन आपने बताया कि 1 टच देना है डायलिसिस का, अब धीरे धीरे करके 12 डायलिसिस हो गई। वजह क्या है? उसने बताया, उसकी जुबान से एक बात फिसल गई जो मुझे आज भी याद है। उसने बताया कि इसको हार्ट की सर्जरी जी करनी थी, लेकिन उसके बाद ये आईसीयू में रहा। पता नहीं वहां पे हो सकता है कि वहां कोई दवाई ऐसी चली गई जिसकी वजह से इसकी किडनियां डैमेज हो गई। ये खुद उसने बताया, हो सकता है कोई दवाई ऐसी चली गई, क्योंकि आईसीयू में मैं 4 बार खुद गया हूं। मैंने डॉक्टर साहब से बताया, डॉक्टर साहब पहले दिन तो पेशेंट होश में था, आज ये होश में क्यों नहीं है? बताया हम इसको ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे इनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहे, उनके ब्रेन्स पूरे एक्टिवेट ना करें। मैंने बताया क्यों डॉक्टर साहब, वो किस लिए, वो इंजेक्शन क्यों दे रहे हो आप? बताया क्योंकि जो ये होश में आएगा, ये अपने हाथ पैर बाजू हिलाएगा, ये काट देगा, ये रस्सियाँ वस्सियाँ जो पाइपें वाइपें लगे ये काट देगा। मैंने उसको बताया, डॉक्टर साहब अगर आप ये इंजेक्शन दे रहे हो, लेकिन ये पेशेंट तो ऑलरेडी बंधा हुआ है, इसके हाथ तो बंधे हुए हैं, पैर भी बेड से बंधे हुए हैं, ये इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? बोला आप ज्यादा बातें करते हो, आइंदा से आप इनके अटेंडेंट यहाँ नहीं आना, आप ज्यादा दखल देते हो इस मसले में, बेहतर हमको पता है कि बेहतर आपको पता है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपको ही पता है। फिर मैं 4 दिन आईसीयू में घुसा ही नहीं जब तक वो वहाँ पे वो डॉक्टर ड्यूटी था। नाज़रीन, कहानी आपने सारी सुनी तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इतनी कहानी में क्या कुछ था, मकसद किसका क्या था, उसने हासिल कर दिया। सबसे बड़ी बात जो यहाँ की सरकार जो है उन्हें सोचना होगा कि 14वें दिन 15वें दिन पेशेंट की डेथ होती है, 14वें दिन ये बैठते हैं आपस में, वहां पे मीटिंग होती है, 25वें दिन 24वें दिन हम बैठते हैं, 25वें दिन उसकी डेथ होती है, यानी कि 25 दिन वो वहां पे रहे। 24वें दिन की बात आपने सुनी कि जब उन्हें लगा कि अब इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं बचा है, और उन्हें इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि आप पेशेंट का फोटोग्राफ दीजिए, सोशल मीडिया पे इसको वायरल करेंगे, यानी कि इनका पैसा खत्म हो गया। अब जो आम पब्लिक है, ये आप ये सोचने वाली बात है कि आप देखिए किस हद तक ये हॉस्पिटल गिरा हुआ है, इनका जमीर गिरा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि इनका नाम इस्तेमाल करके अपना पैसा कैसे वसूल किया जाए। वो आम लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू ये वसूल करना चाहते थे। ये हद है इस हॉस्पिटल की। आप जानते हैं कि मैं हमेशा फाइनेंशियल स्टोरीज करता हूं। आज भी मेरे को 4 फोन आए कि इस तरह कोई शख्स बीमार है, उसको पैसों की जरूरत है। अल्लाह के लिए आप सोचिए कि हम पहले उसके घर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल ऐसे हरबे इस्तेमाल करने लगा अपने लिए, तो कौन करेगा अब ये फाइनेंशियल स्टोरीज? हमने भी सोचना पड़ेगा कि जो इंसान मोहताज बना हुआ है, जिसको जरूरत है, वहां आज ये हॉस्पिटल जिन्होंने बड़ा ही नाम कमा दिया, चंद ही सालों में ऊंचा नाम बना दिया, लेकिन वादी कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ की सरकार को इस बात पे सोचना होगा। ये 4था एपिसोड है आज जो आपने सुना। इससे पहले 3 एपिसोड जिसकी कहानियां छपी हुई है। कुछ ऐसी कहानियां भी है जो लोग सामने नहीं आते हैं। यावर साहब, ये बताइए कि क्या आपका ये स्टोरी आवाम तक पहुंचाना क्या मकसद था? हमारा यही मकसद था कि जिस टाइम हमारा ये वाक़ा हुआ उस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था, रात के 4 बजे थे। हमने उसके बाद भी, क्योंकि हम इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, 1-2-3 महीने कम से कम हमको लगे इससे बाहर निकलने के बाद। हमने ऑलरेडी कंप्लेंट डाली हुई है, डीसी ऑफिस से भी 2 बार इसको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अपनी कंप्लेंट डाली हुई थी। लेकिन जो ही परसों का ये वाक़ा हुआ डलगेट का, उससे पहले अब्दुल रशीद डिजू जो करफली महला का था, उसकी भी सेम स्टोरी उन्होंने बनाई है। हार्ट अटैक, फिर किडनियाँ डैमेज, फिर वो, फिर ये।
उसके बाद डलगेट का एक गुलजार अहमद जिसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद परसों भी एक स्टोरी आई है जो बाहर का पंजाब का हमारा अपना एक बच्चा है, उसके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। और उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी गुलजार अहमद ने, और उससे पहले गुलजार अहमद की फैमिली ने, और उससे पंजाब का जो हमारा भाई है, उन्होंने हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट की थी कि जिनके साथ भी ऐसा वाक़ा हुआ है वो मेहरबानी करके सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो सामने आए ताकि आम लोगों को भी पता चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हमें भी लगा कि हमको आगे आना चाहिए ताकि इस हॉस्पिटल के खिलाफ गवर्नमेंट, सारी हेल्थ अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एक्शन ले। हॉस्पिटल को क्या करना होगा वो बेहतर जानते हैं। हमने सारी स्टोरी अपना दिल चीर के आपके सामने रख दी, और बाकी जो ये सारी कहानी आपने सुनी तो हमारा फर्ज था कि हम आवाम को आगाह करें। अभी सरकार की जिम्मेवारियां क्या बनती है, सरकार इसका क्या इनिशिएटिव लेगी, ऐसी कहानियां सुन के सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे बनती है कि अगर इस तरह लोगों को उनके भरोसे को तोड़ा जा रहा है, जिस भरोसे से लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे क्या किस किस्म की कहानियां बनाई जाती है वो आपने सुना। कोई फिल्म बनी थी, अक्सर बेशतर हम उसका नाम सुनते हैं, जो ही पारिस हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है लोग इमीडिएटली नीचे से उस पिक्चर का नाम लिखते हैं, गब्बर इज बैक। यहाँ वो एक, मैंने खुद तो वो कहानी सुनी नहीं या देखी नहीं, वो फिल्म नहीं देखी मैंने, लेकिन उसमें क्या होता है बताया जाता है कि पारिस हॉस्पिटल जो है बिल्कुल उसी तरीके से काम चलाता है। अंदर से क्या होता है पेशेंट के साथ किसी को भी नहीं मालूम। सिर्फ इतना कहा जाता है कि कल का दिन जब गुजर गया, सुबह आपको फोन आता है कि आपकी पेमेंट, कल दिन की पेमेंट सिर्फ कैफेटेरिया में बैठिए, पेशेंट के सामने कोई नहीं जाएगा। आप पेशेंट को क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। सरकार ने अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो मुमकिन है कि कितनी जानी जा सकती, तो यहाँ पे कितनी जानी जाएगी और कितना पैसा लूटा जाएगा उन लोगों से जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारी गुजारिश है, इनकी गुजारिश है, हमारी गुजारिश ये है, ब्लाइंड फोल्ड मेरी, हैंड फोल्ड मेरी रिक्वेस्ट है, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डीसी श्रीनगर साहब से, ड्यूकाम साहब से, that please and please take cognizance of this incident, और देख लीजिए, खुद भी देख लीजिए, उनके खिलाफ खुद आप वेरीफाई कर लीजिए कि हो क्या रहा है, आखिर रियलिटी है क्या। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाकी 3 केस देख लीजिए, 5 केस देख लीजिए, वो वेरीफाई कर लीजिए कि स्टोरी सेम है। पारस में सेम एक ही स्टोरी सुनाई जाती है, पैसा दे दो, जब तक पेशेंट ठीक है वो पैसा हमसे लेते हैं, और वो दो तरीके से वो इंसान को, एक तो पेशेंट को भी मार देते हैं और उनके घर वालों को भी मार देते हैं। पेशेंट को मार देते हैं आखिरी दिन, जब उनको लगता है कि अब ये इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहां इनको सब बताया जाएगा कि पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ है। उससे पहले ही वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, और पेशेंट के साथ क्या करते हैं, डेड बॉडी थमा देते हैं। घर वालों को कैसे मारते हैं, उनके सारे रिसोर्सेज ड्रेन करते हैं, और जब उनको लगता है कि ये बेचारे अब खाली हो गए, पर वो हैंड्स अप कर देते हैं, जैसा कि पंजाब के लड़के को किया है। बोला है 21 लाख रुपए खा के उसको बोला है कि अब आप दिल्ली जाओ, वहाँ इसका लिवर सारा डैमेज हो गया था, और फिर उसकी डेथ हुई। और जो इनकी फार्मेसी वहाँ पे है, दवाई की फार्मेसी इनकी वहाँ पे, हमारा एक इंजेक्शन आता था एल्बुमिन, जो कि बाजार में 3500 रुपीज़ का था, वो वहाँ पे वो 8600 रुपये का बेचते हैं। ग्लव्स पैकेट आप देखो 200 रुपये या 300 रुपये का है, तो वो 1200 रुपये का वहाँ पे देते थे। और हमारे आईसीयू का चार्ज पर डे 50,000 रुपीज़ था, अलॉन्ग विद मेडिसिन। उसमें मेडिसिन क्या था, जो मेडिसिन 100 रुपये का था वो 500 रुपये का दे रहे थे, वो भी जेनेरिक मेडिसिन दे रहे थे। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, वो अभी तक नहीं सामने आए। हमारी हाथ जोड़ के उनसे इल्तिमास है कि वो सामने आ जाए, और ये जो पीछे से हो रहा है इसको सारे मंजर आम पे लाए, ताकि जो लोग मजबूर होके इस हॉस्पिटल में जाते हैं, या ऐसे हॉस्पिटल में कहीं और भी अगर आपको लगता है ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहां 2-2 हाथों लूटा जाता है, तो हमारी गुजारिश है कि सरकार इसका नोटिस ले। आखिर में हम इनके बेटे जो है जिनकी वफात हो गई, इनसे थोड़ा सा शायद इनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। हम इनसे सुनना चाहते हैं आखिर इनकी चाहत क्या है आखिर में।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक ही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से अहले हुकाम से कि जो हमारे साथ वाक़ा पेश हुआ है कि आइंदा किसी और के साथ ये वाक़ा पेश ना आए, इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसका तदौर करें। अस्सलाम।